और जिसका री एग्जाम कराना मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित किया था, उस कक्षा के लिए बेटा हम उपस्थित हो चुके हैं। जल्दी से शानदार तरीके से एक बार जुड़ जाएंगे। सारे के सारे मेरे सबके सब कांस्टेबल, सारे के सारे मेरे कांस्टेबल जुड़ जाएंगे एक बार, सारे के सारे बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से। बहुत बढ़िया, सभी का स्वागत है बेटा। आप लोगों का अभिनंदन और वंदन करता हूं मैं फिर से एक बार। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, बिल्कुल बहुत शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त। चलिए, तो आज बेटा हमारी क्लास होने वाली है हिंदी की पहली क्लास, जो कि आपको बेहतरीन तरीके से पता है, जो कि शानदार होती है हमेशा से। तो आज हम पहली क्लास में जुड़ने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से सीखने वाले हैं बहुत सारी चीजें। और बेटा जो पिछली परीक्षा रद्द हुई थी उसमें भी आपने देखा था बेहतरीन तरीके से आप लोग कर आए थे अपना अपना स्कोर। तो अब की बार और बेहतर स्तर से लेकर चलेंगे चीजों को और शानदार तरीके से, क्योंकि वहां पर हमें समय भी कम मिला था, परंतु इस बार हमारे पास समय भी थोड़ा सा अधिक है। तो बहुत अच्छी तैयारी अपनी इस बार कर रहेंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से। तो बेटा आज आपकी पहली क्लास होने वाली है। तो आज हमारी पहली क्लास है, तो आज आपको थोड़ी सी चीजें समझानी है, तो उसे समझाने के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा ये आपके उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए ये आपका परिवार बेटा, जैसे पिछली बार आपका सम्मान बैच चल रहा था, तो वही सम्मान बैच आपके सामने लौट कर आया है। वर्दी वाला बैच, सम्मान बैच, एक बेहतरीन रिजल्ट जिस बैच ने दिया था आपको, वही बैच आपके सामने है। तो ये फ्री वर्दी वाली किताब ई बुक्स के रूप में आपके सामने उपस्थित है, ठीक है, आपके बैच में। और बेटा ये सम्मान बैच में आपको लाइव क्लासेस मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट, हैंड राइटिंग नोट्स, पीडीएफ नोट्स, डाउट सपोर्ट, सारे डाउट्स बताए जाते हैं। जिसका भी फोन आता है, जितने बच्चे होंगे सबको पता होगा, ठीक है। और भैया एक्सपीरियंस टीचर भैया, अनुभवी। और भैया ऑफर मूल्य मात्र कितने में है बेटा ये बैच? मात्र बेटा 249 रुपए में, बस 249 रुपए में मात्र ये बैच है, जो कि कुछ समय के लिए है ऑफर में, ठीक है, कुछ समय के लिए है ऑफर में, मात्र 249 रुपए का। और ये बेटा इससे अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन नंबर आप इन पर 8218734348 या फिर 9639499122 पर आप वार्तालाप कर सकते हैं। तो ये मुझे आपको जानकारी देनी थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कॉल आ रहा था, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे भैया बैच कब से स्टार्ट होगा। तो बेटा हो चुका है आपका बैच स्टार्ट, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम करते हैं अब चर्चा अपनी चीजों पर बेहतरीन तरीके से। तो बेटा आज हम जुड़े हैं अपनी पहली क्लास में और बहुत अच्छे तरीके से। तो आज हमारी पहली क्लास होने वाली है हिंदी की। तो हम हिंदी की पहली क्लास में जुड़ने से पहले हम पूरे प्रारूप को तैयार करेंगे, जानेंगे क्या प्रारूप हमारा, किस तरीके से हम अपने प्रारूप को लेकर चलने वाले हैं, किस तरीके से अपनी तैयारी को हम खतरनाक तरीके से बनाने वाले हैं और फिर उन पर काम करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा हमारी हिंदी की ये पहली क्लास है। तो पूरे हिंदी की पहली क्लास में मैं आपको पूरी हिंदी के दर्शन कराऊंगा। अब आप कहेंगे भैया पूरी हिंदी के दर्शन? बिल्कुल पूरी हिंदी के दर्शन मैं आपको कराऊंगा मात्र एक क्लास में। इसमें पूरी हिंदी को आपको दर्शन कराकर आपको दिखाऊंगा बेटा सारी चीजें हैं क्या। फिर उसके बाद हम सारी चीजों पर एक एक कर चलेंगे आगे, ठीक है। तो बेटा हिंदी की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि हिंदी की स्थिति को हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जब तक आप किसी भी पेपर की, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास सही रणनीति नहीं है तो बेटा वो पेपर आपका कभी निकल नहीं सकता। तो पेपर हमेशा निकालने के लिए हमें चाहिए एक रणनीति। तो हम बनाएंगे पहले रणनीति और उस रणनीति पर चलकर, उस नक्शे पर चलकर हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे। तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी को बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं, हमने जो इसका प्रारूप तैयार किया है, जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है, वो किस तरीके से की है वो मैं आपको दिखाता हूं।
तो हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी को बेटा हम 3 भाग में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति जो हमारी होगी वो होगी हमारी व्याकरण खंड। क्या होगी? व्याकरण खंड। दूसरी स्थिति हमारी जो होगी वो क्या होगी बाबू? तो वो होगी भाषा खंड। और तीसरी स्थिति जो होगी वो होगी हमारी कौन सी? तो वो होगी हमारी साहित्य खंड। इसके बाद अगर मैं बात करूं व्याकरण खंड को भी बाबू हम 4 भागों में बांटकर पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति जो हमारी होगी वो कौन सी होगी? वो होगी हमारी वर्ड विचार। दूसरी स्थिति जो होगी वो हमारी कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी शब्द विचार। तीसरी स्थिति जो होगी वो होगी हमारी वाक्य विचार। और तीसरी स्थिति जो चौथी स्थिति जो होगी वो होगी हमारी छंद विचार। क्या होगी? छंद विचार। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करूं तो बेटा इसके बाद इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़कर हम क्या करेंगे कि हम बेटा वर्ड विचार स्थिति को भी इसी प्रकार से 2 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति जो हमारी होगी वो कौन सी होगी? वो हमारी होगी कौन सी? तो वो होगी हमारी वर्णमाला। और दूसरी स्थिति जो हमारी होगी वो क्या होगी? तो वो होगी हमारी संधि। इसी निरंतरता को साथ में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे बच्चा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद हमारी जो स्थिति अगली आएगी वो आएगी हमारी कौन सी? वो आएगी हमारी शब्द विचार। चिंता नहीं करनी है, सब चीजों को एकदम निरंतरता के साथ, मैंने कहा ना पूरी हिंदी के दर्शन कराऊंगा, पूरी हिंदी के दर्शन कराऊंगा आपको। मात्र कुछ क्षण में पूरी हिंदी के दर्शन कराऊंगा, पूरा प्रारूप दिखाऊंगा और आपको मुंह जवानी हिंदी याद कराऊंगा। इस बार बिल्कुल आप कंठस्थ हिंदी को याद कर जाएंगे बेटा पेपर में। शब्द विचार की अगर मैं बात करूं तो बेटा इस स्थिति को भी हम क्या करेंगे? 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। कितने भागों में? 4 भागों में बांटकर पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति हम पढ़ रहे होंगे वो कौन सी पढ़ रहे होंगे? वो पढ़ रहे होंगे हम उत्पत्ति के आधार पर स्थिति। कौन सी? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे इसके अंतर्गत, वो पढ़ रहे होंगे हम रचना के आधार पर। तीसरी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे बेटा कौन सी? तो हम पढ़ रहे होंगे अर्थ के आधार पर। और लास्ट चौथी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे तो वो स्थिति हमारी कौन सी होगी? तो वो होगी हमारी प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो उत्पत्ति के आधार पर जो हम चीजें पढ़ रहे होंगे वो कौन कौन सी? तो बेटा सबसे पहली स्थिति हम पढ़ रहे होंगे इसके अंतर्गत कौन सी? तो वो हम पढ़ रहे होंगे तत्सम। दूसरी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे कौन सी? तो हम पढ़ रहे होंगे तद्भव। तीसरी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे कौन सी? तो वो हम पढ़ रहे होंगे देशज। चौथी स्थिति हम पढ़ रहे होंगे वो हम कौन सी पढ़ रहे होंगे? तो वो हम पढ़ रहे होंगे बेटा विदेशज।
कौन सी? विदेशा शब्दों की स्थिति। कौन सी स्थिति? जल्दी से बताएंगे एक बार। तो वो हम पढ़ रहे होंगे विदेशा शब्दों की स्थिति, और लास्ट हम इसके अंतर्गत जो पढ़ रहे होंगे वो हम पढ़ रहे होंगे संकर शब्दों की स्थिति। इनमें से क्वेश्चन आया था नहीं आया था? इनमें से क्वेश्चन आया था। तो पूरा एकदम फॉर्मेट बनाकर चल रहे हैं इस बार, पूरा एकदम फ्रेम बनाकर के किस तरीके से हमको अब क्या पेपर में से नंबर निकालने बेटा, पूरे में से पूरे पेपर में से नंबर निकालने। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंतर्गत हम सबसे पहली स्थिति पढ़ेंगे रूढ़ शब्दों की स्थिति। कौन सी? रूढ़ शब्द की स्थिति। फिर दूसरी स्थिति हम कौन सी पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे योग रूढ़ शब्द की स्थिति। फिर हम कौन सी स्थिति पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे बेटा यौगिक शब्दों की स्थिति। कौन सी? यौगिक शब्दों की स्थिति। और यौगिक के अंतर्गत हम कौन कौन सी स्थितियां पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत भी हम कुछ स्थितियां पढ़ेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे उपसर्ग शब्दांश की स्थिति। कौन सी? उपसर्ग शब्दांश की स्थिति। फिर इसके अंतर्गत और क्या पढ़ेंगे? तो फिर हम पढ़ेंगे प्रत्यय शब्दांश की स्थिति। और फिर क्या पढ़ेंगे? तो फिर पढ़ेंगे भैया समास शब्द की स्थिति। कौन सी? समास शब्द की स्थिति। कोई आपत्ति किसी को? हाँ भैया, कोई दिक्कत? चलिए, फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो अर्थ के आधार पर जो हम शब्द की स्थिति पढ़ेंगे वो कौन सी पढ़ेंगे? तो वो हम पढ़ेंगे एकार्थी शब्दों की स्थिति। कौन सी? एकार्थी शब्दों की स्थिति। फिर पढ़ेंगे भैया अनेकार्थी शब्दों की स्थिति। फिर हम पढ़ेंगे भैया पर्यायवाची शब्दों की स्थिति। फिर हम पढ़ेंगे चौथी स्थिति कौन सी भैया? जल्दी से बताएंगे कि भैया हम पढ़ेंगे विलोम शब्दों की स्थिति। और बेटा इसमें एक चीज और जान लेंगे कि बेटा इसी को बेटा समानार्थी या समानार्थी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, समानार्थी। तो कोई टेंशन नहीं लेनी है कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची, तो दोनों एक ही बात है। अगर बात करें विलोम शब्दों की तो बेटा हम विलोम शब्द को भी पढ़ेंगे। इसमें से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिले थे इन सब में से, तो इन सबको लेकर इस बार बेहतरीन तरीके से चलेंगे। पिछली बार भी चले थे, इस बार भी और अच्छे से। और बेटा विलोम के साथ साथ क्या प्रतीप भी इसी को बोल देते हैं, है ना। विरुद्धार्थक शब्द भी इसी को बोल देते हैं। विरुद्धार्थक शब्द भी इन्हीं को बोल देते हैं। ठीक है, सब इन्हीं के नाम है। विरुद्धार्थक, विलोम, प्रतीप सब इन्हीं के नाम है। ठीक है, अभी समझाऊंगा तब समझ में आपको आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रयोग के आधार पर हम शब्दों को लेकर चलेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति हम जानेंगे कौन सी? तो हम जानेंगे बेटा विकारी शब्दों की स्थिति। कौन सी? विकारी शब्दों की स्थिति, जिसको हम 4 भागों में विभाजित करेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति आपकी कौन सी होगी? तो वो होगी भैया संज्ञा शब्द की। फिर उसके बाद बेटा कौन सी? तो हम जानेंगे सर्वनाम शब्दों की। कौन सी? सर्वनाम शब्दों की। फिर हम जानेंगे क्या? तो हम जानेंगे भैया विशेषण शब्दों की स्थिति। कौन सी? विशेषण शब्दों की स्थिति। फिर हम जानेंगे कौन सी स्थिति? तो हम जानेंगे भैया क्रिया शब्दों की स्थिति। कौन सी? क्रिया शब्दों की स्थिति, जिसमें कि संज्ञा के अंतर्गत भी 3 स्थितियां हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? तो हम पढ़ेंगे बेटा लिंग की स्थिति, वचन की स्थिति और कारक की स्थिति। ठीक है, इसके बाद बेटा क्रिया के अंतर्गत भी 2 स्थितियां पढ़ेंगे, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वाच्य, जिससे कि एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिला, और काल। और मैंने आपसे कहा था जिस टॉपिक से मैंने आपको प्रश्न के लिए कहा उस टॉपिक से बेटा आपके लिए प्रश्न आया। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके बाद हमारी जो दूसरी स्थिति हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कौन सी? तो वो पढ़ेंगे हम अविकारी शब्दों की स्थिति। अविकारी शब्दों के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो हम इनके अंतर्गत 2 प्रकार की स्थितियां पढ़ेंगे, जिसमें कि अव्यय शब्दों की स्थिति पढ़ेंगे, जो पेपर में पूछा गया था। मैंने कहा था पूछा जाएगा तो आया। फिर मैंने निपात स्थिति, निपात को पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी अब की बार पूछा जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कौन सी स्थिति भैया? निपात शब्दों की स्थिति।
ठीक है, तो ये स्थिति आपकी होगी कौन सी, शब्द विचार की स्थिति, पूरी की पूरी ये स्थिति होगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके आगे अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर बात करूं, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, तो पूरा एकदम पूरा फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूं पूरी हिंदी का। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कौन सी स्थिति, तो हम पढ़ेंगे बेटा वाक्य विचार स्थिति, वाक्य विचार। वाक्य विचार की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत हम 3 स्थितियां पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति आपकी सरल एवं साधारण वाक्यों की होगी, दूसरी स्थिति आपकी संयुक्त वाक्यों की होगी, और तीसरी स्थिति आपकी कौन सी होगी, तो तीसरी स्थिति बेटा आपकी होगी कौन सी, जल्दी से बताएंगे, तो तीसरी स्थिति होगी आपकी मिश्र वाक्यों की। और बाबू मिश्र वाक्यों में ही एक स्थिति हम और पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत ही कुछ स्थितियां और पढ़ेंगे, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति आपकी कौन सी होगी, तो वो होगी बेटा आपकी संज्ञा प्रधान मिश्र वाक्यों की, संज्ञा प्रधान मिश्र वाक्य। इसके बाद जो हम दूसरी स्थिति पढ़ेंगे, हम वो पढ़ेंगे कौन सी, तो हम पढ़ेंगे विशेषण प्रधान मिश्र वाक्यों की। कौन सी, विशेषण प्रधान मिश्र वाक्यों की। और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम क्रिया प्रधान मिश्र वाक्यों की। नोट्स वगैरह की टेंशन नहीं लेनी है, पूरे आपको प्रॉपर आपकी क्लास के साथ ही वहां पर मिल जाएंगे आपकी बैच में, ठीक है। तो उसका कोई प्रेशर नहीं लेना, नोट्स वगैरह पे इतना काम नहीं करना, आपको सिर्फ पढ़ने पे फोकस रखना है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे मुझे, इतनी ही ज्यादा बेहतरीन स्थिति में आप पहुंचते चले जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद बेटा हमारी जो चौथी स्थिति होगी वो हमारी होगी कौन सी, वो होगी हमारी छंद विचार। छंद विचार की अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 3 स्थितियां आएंगी, कौन कौन सी, तो वो आएगी पहली स्थिति रस, दूसरी आपकी कौन सी आएगी, तो वो आएगी आपकी छंद, और लास्ट जो आएगी वो आएगी आपकी अलंकार। हंसते खेलते आपको सिखा देंगे सारी की सारी स्थिति, हंसते हंसते कब आप सीख जाएंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपकी ये स्थिति होगी। इसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, इसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, तो आगे की स्थितियों को और जान लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम चीजों पर। बेटा आधार जानना बहुत जरूरी है किसी भी चीज का। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा, भाषा खंड। समय अपने पास है, जितना है बहुत है, क्योंकि 1 महीने में हम जब चीजों को कवर कर सकते हैं तो हमारे पास बहुत समय, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा खंड के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, भाषा खंड के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो भाषा खंड के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बेटा भाषा का ऐतिहासिक क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, भाषा का ऐतिहासिक क्षेत्र। भैया ऐतिहासिक क्षेत्र मतलब कि बेटा ये कुछ नहीं है कि आपको सिर्फ पोस्टमार्टम करना है, जब आप इसमें से एक प्रत्यय हटाएंगे तो आपको शब्द प्राप्त होगा, कौन सा, इतिहास। कौन सा, इतिहास। तो इतिहास क्या, कि भैया भाषा कहां से उत्पन्न हुई, कैसे उत्पन्न हुई, कैसे चली, कैसे कैसे सारी चीजें अभी बताऊंगा। जब मैं बता रहा हूँ पूरी हिंदी को तब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, चिंता ना करें। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके बाद जो हम स्थिति पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे भाषा का भौगोलिक क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे, भौगोलिक क्षेत्र। तो भूगोल भैया, भौगोलिक मतलब कि भैया कुछ नहीं है, बस वही है, मैं कहता हूं आपसे हमेशा पोस्टमार्टम, तो वही करना है आपको। जब एक प्रत्यय हटाओगे तो मूल शब्द आपको क्या प्राप्त होगा, भूगोल। क्या प्राप्त होगा, भूगोल। के भैया भूगोल क्या कर रहा है हिंदी में, कि बेटा भूगोल की महत्वता है, कहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, कौन से जिले में, कौन से जनपद में, कौन से शहर में, कौन से राज्य में, किस तरीके की क्या, सब बात करेंगे यहां पर भौगोलिक क्षेत्र में, ठीक है। कहां कहां बोली जाती है हिंदी आपकी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्या, तो इसके बाद हमारी तीसरी स्थिति होगी राजनीतिक क्षेत्र। भाषा का कौन सा क्षेत्र,
भाषा का भैया राजनीतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र जल्दी से बताएंगे? राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है कि भैया राजनीतिक मतलब कि भैया वही पोस्टमार्टम कीजिए, आपको एक प्रत्यय हटाएंगे तो मूल शब्द क्या भैया राजनीति प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजनीति प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही राजनीति आपको प्राप्त होगा तो राजनीति भैया इसमें क्या कर रही है कि भैया राजनीतिक स्थिति यहां पर ये कर रही है कि भैया आपके संविधान के भाग 17 में, कहां पर? संविधान के भाग 17 में, संविधान के भाग 17 में, है ना, और अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 343 से बेटा 351 तक किसकी बात की गई है? बेटा हिंदी भाषा की बात की गई है। कौन सी अनुसूची? कि भैया अनुसूची 8 में। कहां पर? अनुसूची 8 में जो बात की गई है वो भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाओं की। और वहां पर ही हम जानते हैं कि भैया राजनीतिक क्षेत्र में हिंदी की कैसे कैसे क्या प्रारूप है, क्या स्थिति है, कैसे राजभाषा बनी, कौन से अनुच्छेद में, क्या सब कुछ हम इसके अंतर्गत जानते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा आपको यहां पर मिलने वाली है। इसके बाद लास्ट स्थिति की अगर मैं बात करूं, अंतिम वाली जो स्थिति है जो हम पढ़ने वाले हैं, तो वो है हमारा कौन सा? तो वो है हमारा कौन सा भैया? तो वो है साहित्य खंड। साहित्य खंड। साहित्य खंड की अगर मैं बात करूं तो साहित्य खंड की स्थिति को हम किस तरीके से पढ़ने वाले हैं? तो साहित्य की स्थिति को अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले बेटा इसके अंतर्गत क्या बेटा? तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? साहित्य का काल विभाजन। काल विभाजन। तो कुछ नहीं करना बेटा, आ भर आ में याद करा दूंगा। आ भर आ मतलब समझ रहे हैं ना? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। आ भर और आ, खत्म कहानी। ठीक है, साहित्य का काल विभाजन हम बात करेंगे। प्रमुख कवियों की बात करेंगे बेटा, ज्यादा नहीं, बस ऐसी डाटा पर बात करेंगे जो आपके पेपर से महत्वपूर्ण है। प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, उनकी रचनाएं, प्रमुख कवियों के गुरु, के गुरु पूछ लेता है बेटा पेपर में। और बेटा लास्ट आपका क्या? तो अंतिम स्थिति होगी आपकी विविध। जो भी कुछ बचेगा, जैसे कि आपके चौथी स्थिति में अगर मैं लिखूं पुरस्कार, ठीक है, और पांचवी स्थिति बना लीजिए क्या? तो वो होगी आपकी कौन सी स्थिति? तो वो होगी आपकी विविध। क्या होगी? विविध स्थिति। ठीक है, तो बेटा तैयार हो चुका है पूरा फॉर्मेट। अब शुरू से मैं एक बार आपको दिखाता हूं किस तरीके से हम चलने वाले हैं। और मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। और अंतिम स्लाइड पर मैं और लिख देता हूं कि बाकी जो भी कुछ है, जैसे कि आपके शब्द भंडारण की स्थिति में ही आ जाता है। ठीक है, कुछ शब्द भंडारण की स्थिति में ही आ जाता है। जैसे कि आप देखा होगा पहली स्थिति, जैसे कि आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये एक शब्द। दूसरी स्थिति बेटा आपकी कौन कौन से? तो मुहावरे और लोकोक्ति। ठीक है, लोकोक्ति। ठीक है, और आदि की स्थिति में डालकर चल रहा हूं। अन्य जो भी कुछ होगा वो सब इसके अंतर्गत कवर करेंगे। पूरा का पूरा आप देख लीजिए, शायद आपकी किताब में एक आध टॉपिक भले इधर उधर हो, परंतु बेटा पूरा फॉर्मेट हिंदी का ये कहता है
कि बाबू इस तरीके से आपको मैं जो लेकर चलूंगा वो इस तरीके से चलना है। डॉक्टर भाई ठीक है, बेहतरीन तरीके से बेटा मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जो बच्चे बोल रहे थे, मैंने सबके लिए नहीं बोला। ठीक है, जिन बच्चों को लगता है कि हमें ऐसे ही पढ़ सकते हैं, हमें नहीं है जरूरत, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मैंने उन बच्चों के लिए बोला है जो बच्चे बाबू बोल रहे थे, फोन कर रहे थे सर बैच कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने उनको लिए बताया था बस बैच के लिए। ठीक है, बाकी आपको मालूम है, बाकी आप जैसे सुटेबल है, जैसे आपका विवेक कहता है उस हिसाब से आपको काम करना है। ठीक है, तो हिंदी के अंतर्गत मैंने आपको बताया था, सबसे पहले मैं बात करूंगा व्याकरण स्थिति की, तो हिंदी के बारे में जानेंगे थोड़ा बहुत, फिर इसके बाद मैं बात करूंगा व्याकरण खंड की। तो सबसे पहली स्थिति, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं, सबसे महत्वपूर्ण अगर भाग की अगर मैं बात करूं, अगर पूरा सिस्टम अगर मैं आपको समझाऊं, तो बेटा लगभग किसी भी परीक्षा में आपका, जब भी आप अभी परीक्षा आप देकर आए होंगे, तो लगभग 75% भाग आपको पेपर में, अगर पूरी हिंदी 100% है, पूरी हिंदी अगर 100% है, 100% है, तो बेटा 75% भाग आपका व्याकरण खंड से था आपके इस पेपर में भी, और बेटा आपके साहित्य खंड और आपके भाषा खंड की स्थिति को मिलाकर अगर मैं बात करूं तो लगभग 25% बस इसका भाग था। ठीक है, लगभग इसका भाग था। ठीक है, जिसमें गद्यांश भी था, है ना, लगभग 25% भाग इसका था, 100% हिंदी की अगर हम बात करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्याकरण खंड की, तो व्याकरण स्थिति क्या होती है ये जानेंगे, फिर इसके बाद हम जानेंगे भाषा खंड स्थिति, भाषा क्या है, फिर इसके बाद साहित्य खंड स्थिति, साहित्य क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर उसके बाद वर्ण विचार जानेंगे, वर्ण क्या होता है तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द विचार क्या होता है भैया, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या कहलाती है, शब्द कहलाती है। वाक्य क्या कहलाता है बेटा, वर्ण आपके शब्दों या पदों का मेल ही क्या कहलाता है बेटा, वाक्य कहलाता है। छंद स्थिति, जो बेटा किसी भी भाषा को या किसी स्थिति को, यानी किसी वाक्य स्थिति को कोई समुचित आकार प्रदान करता है, जो समुचित आकार प्रदान करता है वह छंद कहलाता है। इसके बाद वर्ण विचार के अंतर्गत हम उतरेंगे, जिसमें कि हमारी सबसे पहली मुलाकात होगी वर्णमाला से, जिसमें हम वर्णमाला में जान रहे होंगे क्या बाबू, तो वर्णमाला में हम जान रहे होंगे कि भैया वर्णों का सार्थक स्थिति जहां पर मिलती है, यानी कि जहां पर हमको वर्ण मिलते हैं वह आपकी वर्णमाला कहलाती है। बहुत अच्छे से और डीपली जानेंगे अभी। तो संधि बेटा क्या होती है कि जहां पर भैया हम वर्णों का मेल करा रहे होंगे वह स्थिति आपकी क्या होगी, कि वह स्थिति आपकी बेटा संधि की स्थिति होगी। इसके बाद हम आगे पहुंच जाएंगे, आगे हम पहुंच जाएंगे शब्द विचार स्थिति में, जिसमें हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों पर सबसे पहले आएंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहली स्थिति, पेन कॉपी अब साइड में रख दो, सिर्फ मुझे सुनो, जितना ज्यादा मुझे सुनोगे इतने ही बेहतरीन तरीके से अभी आपको पूरी हिंदी के दर्शन हो जाएंगे, पूरी हिंदी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। सिर्फ मुझे सुनिए, शांतिपूर्वक और बेहतरीन तरीके से सुनने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो बेटा सबसे पहली स्थिति होगी तत्सम शब्द की स्थिति। तत्सम शब्द बेटा कौन सी स्थिति होती है बेटा, जिस वह शब्द जो संस्कृत भाषा में प्रयोग होते थे और ज्यों की त्यों, जिन्होंने ना अपना रूप बदला और ना बेटा अपना अर्थ बदला, ऐसे के ऐसे ही बेटा कहां पर आपके हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द बेटा क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। उसके बाद तद्भव शब्द, तद्भव शब्द बेटा कौन से होते हैं, जो बेटा संस्कृत भाषा से यानी कि अन्य भाषा से हिंदी भाषा में आकर जिन्होंने अपने रूप को परिवर्तित कर लिया परंतु अर्थ को नहीं, वह आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। देश शब्द, देश प्लस जा, देश प्लस जा, देश का मतलब देश, जा का मतलब जन्मा, यानी कि जो हमारे ही देश में जन्मा है और हमारे ही देश में प्रयोग हो रहा है, ऐसी स्थिति बेटा क्या कहलाती है, देशज शब्द की स्थिति कहलाती है। क्या, देशज शब्द की स्थिति कहलाती है, इसी को देशज शब्द कहते हैं बाबू। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि लोटा, डिबिया है, लाठी हमारे देश के कर सकते हैं, जैसे तत्सम शब्दों में आपको मालूम है मात्र, पितृ, भ्रातृ है, ऐसे ही तद्भव शब्दों में मात्र का माता बन गया, पितृ का पिता बन गया, ये तद्भव स्थिति है। विदेश शब्द की अगर मैं बात करूं तो वी का मतलब विपरीत, देश का मतलब देश, जा का मतलब जन्मा, यानी कि विपरीत का मतलब जो दूसरे देश में जन्मा है परंतु प्रयोग हमारे देश में हो रहा है, ऐसे शब्दों की स्थिति बेटा क्या कहलाती है, आपकी विदेशज स्थिति कहलाती है। क्या कहलाती है, विदेशज शब्द की स्थिति कहलाती है। जैसे जैसे रिक्शा, कैंची, अलमारी, ये सब क्या है, ये सब विदेशज शब्द हैं। क्या है, विदेशज शब्द हैं। अगर मैं बात करूं संकर शब्दों की बेटा, संकर शब्द कौन से शब्द होते हैं,
कि भैया दो अन्य भाषाओं से मिलकर जो शब्द बने होते हैं वह शब्द आपके संकर शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जो दो अन्य अन्य भाषाओं से मिलकर बने शब्द जो होते हैं वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चा कौन कौन से? जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर, मधुशाला, ये सब क्या है कि अन्य शब्द अन्य अन्य भाषाओं के शब्दों से जुड़कर बने हुए हैं। ये संकर शब्द की स्थिति है। पढ़ाएंगे जब आपको और अच्छे से समझाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको इनसे मुलाकात करा रहा हूं। जैसे आप कहीं पर जाते हैं ना तो आप कैसे करते हैं? हाय हेलो करते हैं बस। फिर उसके बाद साथ में रहते हैं तो फिर आप जानने लग जाते हैं कौन सी चीज क्या है। अभी तो सिर्फ आपकी मुलाकात करा रहा हूं कि भैया ये इनकी अंतर्गत ये विशेषता है, आपको इनकी इन विशेषताओं पर काम करना है। रूढ़ शब्द की अगर मैं बात करूं तो रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द बेटा जिनको तोड़ने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। मतलब तोड़ना मतलब उनके खंडन करने पर, उनको अलग करने पर उनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता। वह शब्द बेटा क्या कहलाते हैं? आपके रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे घोड़ा, घोड़े शब्द को जब आप तोड़ेंगे, घोड़े को नहीं तोड़ना, घोड़ा शब्द को तोड़ना है। कहीं ऐसा मत करना कहीं घोड़े को ही तोड़ दो, बड़ा खतरनाक जीव है आप लोग, है ना। कहीं मैं कहूं कि हाथ, हाथ शब्द को तोड़ना, तो मैंने हाथ शब्द को तोड़ने की कही है, हाथ को तोड़ने की नहीं कही कि हाथ को तोड़ दो। खतरनाक हो, हाथ तोड़ दो कहीं के ले मैंने तो तोड़ दिया, अर्थ तो पूरा निकल रहा है, दर्द हो रहा है। नहीं, हाथ शब्द को अगर मैं तोड़ूंगा तो हा और था, तो बेटा उसके दोनों में से ही किसी का कोई अर्थ नहीं होगा। तो वो स्थिति क्या होगी? आपके रूढ़ शब्द की स्थिति होगी। योग रूढ़ शब्द की अगर मैं बात करूं तो योग धन रूढ़ प्लस शब्द। योग का मतलब ऐसे शब्द जो योग की स्थिति में भी हो, रूढ़ की स्थिति में भी हो, मतलब जिनका अर्थ भी हो परंतु उनके तोड़ने पर उनका अपना विशेष कोई अर्थ ना हो, अपना कोई अर्थ ना होकर किसी अन्य अर्थ की ओर लेकर जाए, वो आपके क्या कहलाते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं उदाहरण के तौर पर, जैसे लंबोदर, लंबा धन उदर। अब उनको मैंने लंबोदर को तोड़ दिया। लंबोदर का मतलब क्या था? गणेश था। परंतु लंबा धन उदर जब मैंने इसको तोड़ दिया तो लंबा का मतलब बड़ा, उदर का मतलब पेट, दोनों का कोई अर्थ नहीं। परंतु मैंने दोबारा इन दोनों को मिलाया तो एक अन्य अर्थ की ओर लेकर गए। लंबा है पेट जिसका, है भैया, बड़ा है पेट जिसका, लंब मतलब बड़ा और उदर मतलब पेट, पेट है बड़ा जिसका, वो कौन? लंबोदर, यानी कि गणेश भैया। तो यानी कि ये ऐसी स्थिति बेटा क्या कहलाती है? योग रूढ़ शब्द की स्थिति कहलाती है। बहुत सारी स्थितियां हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और बेटा आपने ऐसी स्थिति को ही आपने समास के अंतर्गत भी पढ़ा होगा, बहुप्रिय समास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा। तो इसके जो शब्द को जो उदाहरण होते हैं, इसके जो शब्द होते हैं वो बहुप्रिय समास के उदाहरण होते हैं। उपसर्ग की अगर मैं बात और यौगिक की अगर मैं बात करूं तो योग से जो शब्द निर्मित किए जाते हैं, कैसे बेटा? योग से जो शब्द निर्मित किए जाते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जिसमें सबसे पहली शब्दांश स्थिति उपसर्ग स्थिति होती है। उप का मतलब क्या होता है बेटा? समीप। सर्ग का मतलब संरचना करना, यानी कि समीप आकर संरचना करने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो बेटा वह शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आगे जुड़कर बेटा क्या करते हैं? किसी शब्द की संरचना करते हैं, उसके अर्थ और रूप को बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं, है ना। क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कौन कौन से, जल्दी से बताएंगे। अति, अधि, अनु, अपा, पपी, है ना, प्रा, प्रति, परा, परी, बहुत सारे 22 प्रकार के हैं संस्कृत भाषा में, है ना। हिंदी में अन्य अनिश्चित है। प्रत्यय की अगर मैं बात करूं तो प्रत्यय स्थिति क्या होती है? कि प्रति धन अय। प्रति का मतलब प्रत्येक, अय का मतलब साथ में पर बाद में, यानी कि ऐसे शब्दांश जो बेटा प्रत्येक मूल शब्द के साथ में लगते हैं परंतु बाद में लगते हैं और उनके अर्थ और रूप को बदल देते हैं, ऐसी स्थिति प्रत्यय स्थिति कहलाती है। हाँ बेटा, दशानन भी होगा योग रूढ़ स्थिति में। तो प्रत्यय स्थिति बेटा कहलाती है, तो यानी कि जो भैया पीछे लगेगी और भैया मूल शब्द के अर्थ और रूप को बदल कर रख देगी, ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? आपकी प्रत्यय स्थिति कहलाएगी। आपको मालूम है दो स्थितियां हैं, तदित और कृदित, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको बेहतरीन तरीके से, ठीक है। समास स्थिति की अगर मैं बात करूं, अभी मैंने बताया भी था, जबकि समास की अगर मैं बात करूं तो सम धन आस। सम का मतलब समीप, आस का मतलब बैठना, यानी कि समीप बैठना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो समीप बैठना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। और बेटा यूपी आरओ में पेपर में परीक्षा में एक बच्चा पेपर देकर आया होगा जो हमारी क्लास में पढ़ता था, मतलब पढ़ वो यहाँ पर रहा था और आरओ का उसका पेपर उसने भरा होगा, वो देकर आया था। उसमें इसका विलोम पूछा था और मैं आपको हमेशा बताता था इसका विलोम, है ना। तो वो पूछा गया था, लोग गलत करके आए थे, वो सही था, बहुत खुश हो रहा था। तो इसके बाद बेटा समास स्थिति की अगर मैं बात करूं तो जहां शब्दों का मेल होगा। तो शब्दों का मेल बेटा कैसे? तो भैया यहां पर शब्दों का मेल कैसे? कि भैया दो शब्द आपस में जुड़ रहे होंगे, है ना। जैसे आपने देखा ना, अभी बताया एक बालक ने कि भैया दशानन, है ना। ऐसे ही
उपसर्ग वाली स्थिति से बनेगा, कर्मधारय स्थिति से बनेगा, द्विगु की स्थिति से बनेगा, वो समास स्थिति होगी। अर्थ के आधार पर बात करूं एकार्थी शब्दों की, जिनका बेटा एक ही शब्द होगा और एक ही अर्थ होगा। हर हर महादेव। एक ही शब्द होगा, एक ही अर्थ होगा, ऐसे शब्द बेटा क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एकार्थी शब्द कहलाएंगे। अनेकार्थी शब्द बेटा क्या होते हैं? जैसे कि माता, माता का मतलब माता ही होता है, पिता का मतलब पिता ही होता है। अनेकार्थी, जिनके बेटा शब्द क्या होंगे? शब्द बेटा अनेकार्थी, यानी शब्द तो एक होगा परंतु अर्थ अनेक होंगे, उनको अनेक अनेक अर्थों से जाना जाएगा, शब्द का प्रारूप एक ही होगा। कैसे? तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, कौन सा? कनक, कनक पढ़ा होगा। तो जैसे कि सोना और धतूरा भी होता है कनक का मतलब, है ना? तो बेटा ये अनेकार्थी शब्द की स्थिति है। पर्यायवाची की बात करूं, समानार्थी की, पर्याय का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पर्याय, यानी कि एक दूसरे की स्थिति जैसे। और समानार्थी मतलब जिनका समान अर्थ हो, यानी कि जिनकी एक जैसी विशेषताएं हो। कहते ना भाई हम में और तुम में एक जैसी विशेषताएं, एक जैसा हमारा विचारधारा है, तो वो क्या स्थिति होगी? वो पर्यायवाची या समानार्थी की स्थिति होगी, जहां पर शब्द तो हर बार बदलेगा परंतु अर्थ हर बार समान रहेगा। ऐसी स्थिति पर्यायवाची या समानार्थी की स्थिति कहलाती है। जैसे कि जलज, पंकज, नीरज है भैया, कुछ भी बोल दो, कहने का मतलब क्या है? कि भैया कहने का मतलब कमल से ही है, कि इसका मतलब कमल है। बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर बात करूं मैं विलोम की, प्रतीप की या विरुद्धार्थक, जो विरोध करते हो, तो भैया प्रतीप मतलब उल्टा होता है, विलोम का मतलब भी उल्टा होता है, विरुद्धार्थक मतलब किसी बात का विरोध करना यानी उसका उल्टा कहना। तो ये आपके शब्द की स्थिति तीनों एक ही है, नाम अलग अलग है बस काम एक ही है तीनों का। तो यानी कि जैसे कि मैं आपसे कहूं दिन तो आप कह दें रात, मैं कह दूं रात तो आप कह दे दिन, तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? ये आपके विलोम या प्रतीप या विरुद्धार्थक शब्दों की स्थिति कहलाती है। ठीक है। इसके बाद प्रयोग के आधार पर अगर मैं शब्दों की बात करूं तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहले विकारी स्थिति आएगी, जिसमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होगा, और जिसमें सबसे पहले संज्ञा की स्थिति आएगी। संज्ञा मतलब नाम, जो नाम है वो संज्ञा है। और बेटा सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर उपस्थित होगा वो सर्वनाम कहलाएगा। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएगा वो विशेषण कहलाएगा। क्रिया जो बेटा वाक्य में करना या होना बताएगी, यानी कि जो करना और होना बताएगी वो आपकी क्या कहलाएगी? क्रिया कहलाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं लिंग की, तो जिससे बेटा किसी के लिंग का निर्धारण हो, स्त्री है, पुरुष है, कौन है आखिरकार, तो वो लिंग की स्थिति होगी। वचन की स्थिति क्या होगी? जो एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक होने की बात करेगा वो क्या कहलाएगी? वचन की स्थिति कहलाएगी। कारक, कारक जो क्रिया की स्थिति को बताएगा, भैया कैसे संपन्न हो रही है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, छत के ऊपर है, छत के नीचे है, कहां पर है, तो वो कारक स्थिति के द्वारा पता चलेगा बेटा। इसके बाद वाच्य जो बेटा क्या होता है? वाचक, यानी कि वाच्य मतलब क्या बेटा? वाचन करने वाला, कर्ता के अनुसार हो रहा है, कर्म के अनुसार हो रहा है, या फिर बच्चा किसके अनुसार हो रहा है? कि भैया आपकी क्रिया की स्थिति के आधार पर, यानी भावनात्मक स्थिति पर हो रहा है। इसके बाद अगर आपका आएगा काल, काल मतलब जो समय, जो बेटा क्रिया की संपन्नता की स्थिति को बताएगा। आखिरकार क्रिया कब संपन्न हो रही है, किस समय में संपन्न हो रही है, वर्तमान में हो रही है, भूत में हो रही है, भविष्य में हो रही है, तो काल का मतलब समय से है। अविकारी जिनमें बेटा लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि जो कोई भी परिवर्तन नहीं लेंगे अपने अंदर वो अविकारी स्थिति होगी, यानी कि जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब बेटा अव्यय की अगर मैं बात करूं तो आधन व्यय, आ मतलब नहीं, व्यय का मतलब खर्च। भैया जब कोई खर्च ही नहीं होगा, जब जिसमें कोई खर्च ही नहीं होता, खर्च का मतलब यहां पर व्यय का मतलब परिवर्तन से है, जिसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, जैसे यथा, तथा, अथवा, लेकिन, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला, तो ये सब शब्द स्थिति क्या होंगी? आपकी अव्यय शब्द स्थिति होंगी। निपात, निपात शब्द स्थिति होगी जो बेटा वाक्य में एक विशेष बल प्रदान करते हैं जो शब्द, वो निपात शब्द स्थिति होती है। कैसे? कि भैया ऐसे कि आपके घर पर इस समय शादी विवाह चल रहे हैं तो कार्ड वगैरह आ रहे होंगे, बिल्कुल आ रहे होंगे, और उस कार्ड में बेटा एक टैगलाइन लिखकर आती होगी नीचे, आप पढ़ना आज जाकर कार्ड, उसमें आती होगी कि मेरी मौसी की, मेरी मौसी की, मेरी जीजी की, मेरी बहन जी की शादी में जलूल जलूल आना। तो वो जो जलूल जलूल वाला जो शब्द है ना, वो बेटा निपात शब्द है, कि उसने एक विशेष बल दे दिया कि भैया आपको जरूर जरूर आना है। तो जलूल जलूल जो शब्द है वो निपात ही है। ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद वाक्य विचार की बात करेंगे। तो वाक्य विचार में हम सबसे पहले सरल वाक्य को पढ़ेंगे, जिसमें बेटा एक ही विधेय और एक ही उद्देश्य पर बात होगी, वो आपकी सरल स्थिति होगी। संयुक्त में जहां पर सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में होंगे वाक्य की स्थिति में, वो उपवाक्य स्थिति में वो क्या होंगे बेटा? आपके संयुक्त वाक्य की स्थिति होगी। इसके बाद मिश्र वाक्य को हम पढ़ रहे होंगे,
जिसमें हम जान रहे होंगे कि एक प्रधान स्थिति होगी और बाकी सब आश्रित स्थितियां होंगी। वह स्थिति आपकी क्या कहलाएगी? मिश्र वाक्य की स्थिति कहलाएगी। जहां पर संज्ञा की प्रधानता होगी वो संज्ञा प्रधान मिश्र होगा, जहां पर विशेषण की प्रधानता होगी वहां विशेषण प्रधान मिश्र होगा, और बेटा जहां पर क्रिया की प्रधानता होगी वहां पर क्रिया प्रधान मिश्र होगा। इसके बाद छंद विचार को पढ़ रहे होंगे, उसमें हम पढ़ रहे होंगे रस, जिसका मतलब ही आनंद है। जहां पर हम आनंद की अनुभूति को प्राप्त कर रहे होंगे, आनंद ही आनंद ले रहे होंगे, वो बेटा रस की स्थिति कहलाएगी। और उसके बाद छंद होगा जिसमें हम क्या करेंगे कि जिसके द्वारा हम समुचित आकार प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा बेटा काव्य को एक समुचित आकार प्रदान किया गया है, यानी कि एक आकार में लाया गया है मात्राओं के द्वारा, वर्णों के द्वारा, वो आपकी छंद की स्थिति कहलाएगी। फिर इसके बाद होगा अलंकार। अलंकार में बेटा जहां पर हम क्या करेंगे, जहां पर हम बेटा आभूषणों की बात करेंगे, काव्य के आभूषणों की बात करेंगे, जिसमें हम काव्य को सजाने की बात करेंगे कि काव्य को किस किस तरीके से सजाया जाता है, किस तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, तो वो अलंकार स्थिति में जानेंगे जो काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाएगा। ठीक है, इसके बाद हम भाषा खंड के अंतर्गत भाषा के इतिहास में बात करेंगे कि भैया हिंदी शब्द जो था, भाषा की बात करेंगे, भाषा क्या है पहले ये सारी चीज जानेंगे। फिर हम बात करेंगे स्पेशल हिंदी भाषा की, जिसमें हम जानेंगे कि भैया हिंदी कहां से आई, किसने दी है, किस देश के लोगों ने दी है, कहां से ये शब्द है, कैसे क्या, सारा इतिहास के अंतर्गत जानेंगे। कौन कौन सी भाषाएं हैं, कहां से निकली, कैसे निकली, संस्कृत से कैसे कैसे चलकर, जैसे संस्कृत, पाली, प्राकृत, अब्राहन, फिर उसके अवर्त स्थिति के बाद हिंदी की प्राप्ति हुई, तो वो सब हम जानेंगे भाषा के इतिहास में। भौगोलिक क्षेत्र के भैया कौन से क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, कि भैया तुम अगर कहां से हो, कि भैया अगर तुम मेरठ से हो तो खड़ी बोली के वाचल हो, वाचक हो, या फिर भैया आप अगर ब्रज क्षेत्र से आते हो तो ब्रज बोली के, ये सब सारी चीजें आप जानेंगे किसके अंतर्गत, भाषा के भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत। और फिर राजनीतिक क्षेत्र में हम जानेंगे बेटा कहां पर राजनीति के यानी कि संविधान के बारे में, जिसमें भाग 17 अनुच्छेद 343 अनुसूची 8 में 22 भाषाएं, और इसमें बेटा आपकी राजभाषा की बात की गई है। ठीक है, किसकी, राजभाषा की बात की गई है। हम जानेंगे सारी कि भैया राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, सारी स्थितियों को हम इसके अंतर्गत जानेंगे। और उसके बाद हम पहुंचेंगे साहित्य पर। जब हम सब चीजों का निर्माण कर देंगे तो फिर हम जानेंगे साहित्य का काल विभाजन, और जो मैंने आपसे कहा था बस आ भर आ में ही याद करा दूंगा पूरा का पूरा। फिर उनके प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, जो उनकी प्रमुख रचनाएं होंगी प्रमुख कवियों की, और फिर उसके बाद बेटा प्रमुख कवियों के गुरु, के उनके भैया गुरु कौन कौन से रहे, है ना। फिर उसके बाद बेटा पुरस्कार और विविध स्थितियां, मतलब पुरस्कार स्थिति और शब्द भंडारण के अंतर्गत बेटा वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, भिन्नार्थक शब्द, विविध स्थिति मैंने आदि लिख दिए हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब मुझे एक बार कोई भी बच्चा बताएगा क्या बेटा उसको पूरा हिंदी का प्रारूप समझ में आया? जल्दी से एक बार अब बताएंगे, जल्दी से मुझे जानना है आप लोगों से, क्या बेटा पूरी हिंदी के दर्शन आपने 5 मिनट में किए या नहीं किए? और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बोला है ना, जैसे मैंने आपको बोला है, अब ये मत सोचना कि मैं आपको इसी तरीके से ही मुझे आपको भी याद कराना है, इसी तरीके से आप लोगों को भी याद कराऊंगा मैं। मुंह जबानी मुझे सब कुछ याद कराना है आपको, पूरी हिंदी का फर्मा आपके दिमाग में तैयार करना है, पूरा स्ट्रक्चर आपके दिमाग में तैयार करना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर एक बच्चे को बेहतरीन तरीके से दिमाग में ये छप गया होगा। बताइए जरा एक बार शानदार तरीके से कि भैया वाकई में बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीजें, आज पहला दिन है तो इसलिए मैंने आपको पूरी स्थितियां मैंने समझाई है अभी। और जब आप अपने पेपर टाइम पर होंगे तब आपको इसी तरीके से ये सारी चीजें एक बार में ही रिवाइज हो जाया करेगी, जब आप पूरा पढ़ लेंगे। समझ रहे? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार पूरा एकदम कंप्लीट ये होगा। जो थोड़ा बहुत हमारा समय की कमी के कारण जो थोड़ी स्थिति रह गई थी वो भी अब की बार कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं बेटा अपनी सबसे पहली स्थिति से। तो सबसे पहला स्थिति हम पढ़ने वाले हैं कौन सी? तो हम पढ़ने वाले बेटा व्याकरण खंड। शुरुआत कर देते हैं आज से। तो हम पहली स्थिति हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले व्याकरण खंड। और मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि बेटा आखिरकार व्याकरण होता क्या है। बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे चीजों को, बिल्कुल एकदम बेस से, बिल्कुल नीचे से।
बेटा इसमें चीजें देखो ज्यादा होने वाली है, क्योंकि उस समय हमारे पास समय कम था, तो हम पूरा थोड़ी बहुत हमारी चीजें छूट गई थी। इस बैच में पूरा कंप्लीट होगा, क्योंकि हमारे पास समय है, तो ये बैच चलेगा लंबा, तो हम इसमें सारी चीजों को पढ़ेंगे। तो मेरे हिसाब से इतना कोई बड़ी, लोग इतने महंगे महंगे बैचों में चीजें जा रही हैं, तो मेरा मानना है कि आपको बहुत मात्र से कुछ पैसों में बहुत सारी अच्छी चीजें मिल रही है, तो आप लेना चाहिए मेरे हिसाब से आपको ये बैच। बेटा पुराने वाले बैच में चीजें एक महीने में, आपको भी मालूम है, सिलेबस कंप्लीट कराना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज था, है ना। चलिए व्याकरण खंड की अगर मैं बात करूं तो बेटा व्याकरण क्या होता है, तो बेटा मैं आपको साधारण रूप से समझाता हूं। आपने पढ़ा तो होगा हिंदी को बहुत बार, परंतु आपने व्याकरण को जानने की कोशिश नहीं की होगी। व्याकरण आखिरकार क्या है ना आपने पूछा होगा, ना बताया होगा किसी ने कि आखिरकार व्याकरण क्या है। तो व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो व्याकरण आखिरकार होता क्या है, तो उदाहरण देता हूं, फिर उसके बाद समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि बच्चा, आप जब छोटे छोटे होते थे, जब आप छोटे थे, तो आप जब स्कूल नहीं जाते थे तो आप घर में बोलते थे, नहीं बोलते थे, तो आप बहुत सारी गलतियां करते थे, बहुत सारे गलत शब्दों का प्रयोग करते थे, मतलब गलत उनको बोल नहीं पाते थे सही से। तो बेटा क्या होता था कि फिर आप उसके बाद स्कूल गए, स्कूल में जाकर आपने उन चीजों को सही तरीके से जाना कि भैया किस चीज को किस तरीके से बोलना चाहिए, किसको किस तरीके से लिखना चाहिए। तो बेटा ये स्थिति किसने हमको सिखाई, हम स्कूल ही जाकर क्यों सीखे, कि भैया हम स्कूल जाकर इसलिए सीखे क्योंकि हमें वहां पर भाषा का मानक रूप सीखने के लिए मिला। और मानक रूप सीखा हमने किसके माध्यम से, तो वो हमने सीखा व्याकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से। तो यानी कि अगर मैं बात करूं अब एक परिभाषित रूप पर, एक परिभाषित रूप पर अगर मैं बात करूं, तो कोई किताब का ज्ञान नहीं रटना है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको चीजों को समझना है किस तरीके से, कि आपका बेटा, हमारा उद्देश्य होगा क्वेश्चन को करना पेपर में, बस हमारा आंसर आना चाहिए, हमें क्वेश्चन आना चाहिए, हमारा आंसर लगना चाहिए, और वो भी सटीक लगना चाहिए। ठीक है, तो व्याकरण की अगर मैं बात करूं तो मैं आपसे सीधे कहूंगा कि जो हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना तथा लिखना सिखाती है, जो स्थिति हमें भाषा के शुद्ध रूप को बोलना तथा लिखना सिखाती है, वह स्थिति आपकी क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वह स्थिति हमें व्याकरण कहलाती है। यानी कि जो भाषा के मानक रूप को हमें प्रदान करती है, हमें सिखाती है, हमें बोलना व लिखना सिखाती है, भाषा के मानक रूप को बोलना तथा लिखना सिखाती है, वह व्याकरण कहलाती है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा कुछ याद भी नहीं रखना। तो बेटा क्या डालेंगे, हेडिंग क्या डालेंगे, तो हेडिंग डालेंगे भैया व्याकरण, और इसमें क्या लिख देंगे कि बहुत सरल सा रूप लिख देंगे कि भैया, इसमें हम लिख देंगे कि भैया वह स्थिति जो हमें भाषा के मानक रूप को बोलना व लिखना सिखाती है, बोलना व लिखना सिखाती है। क्या कहलाती है बेटा, व्याकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। आपको रटना वटना कुछ नहीं है, सिर्फ चीजों को सुनकर अपने दिमाग में सेट करना है। कैसे, कि भैया शांतिपूर्वक अपनी परिभाषाओं को अपने आप से बनाने की कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है कि जो किसी किताब में कोई परिभाषा लिख रही है तो वो कामता प्रसाद गुरुजी उसको स्पेशल पढ़ाने आए थे। बेटा जिसने व्याकरण को जिस रूप से समझा, जिस तरीके से समझा, वो बेटा उसकी परिभाषा बन गई। आपके दिमाग में व्याकरण की जो भी परिभाषा आप बना सकते हैं बिल्कुल बनाइए, परंतु वो बस परिभाषा ऐसी हो जो व्याकरण शब्द को क्या करती हो, व्याख्या करती हो, जो व्याकरण शब्द की क्या करती हो, व्याख्या करती हो। ठीक है, कलर चेंज कर लूं, ठीक है कलर चेंज कर लेता हूं, चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है ये दिखेगा। चलिए, तो भैया बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल गया होगा कि भैया क्या, कि वह स्थिति जो हमें भाषा के मानक रूप को बोलना व लिखना सिखाती है, वह क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब मैं इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा इसके अंतर्गत अगली स्थिति आपकी आती कौन सी है? तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं, इसके अंतर्गत अगर मैं बच्चा बात करूंगा आपसे, इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूंगा तो मैंने पूरा फॉर्मेट आपको समझाया था, उस फॉर्मेट के अंतर्गत ही मैं आपसे चलूंगा और मैं आपसे कहूंगा क्या कि भैया मैंने आपको समझाया था कि भैया व्याकरण के ही अंतर्गत 4 स्थितियां थी। क्या थी? 4 स्थितियां थी व्याकरण खंड के अंतर्गत ही, जिसमें कि सबसे पहली स्थिति आपकी कौन सी थी? तो वो थी भैया आपकी कौन सी? तो वो थी आपकी वर्ण विचार। कौन सी स्थिति थी? तो वो थी आपकी वर्ण विचार। कौन सी स्थिति थी जल्दी से बताएंगे? तो वो स्थिति थी आपकी वर्ण विचार। ठीक है, क्योंकि बेटा हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि हमेशा बड़ों का सम्मान करो, तो सबसे बड़े सपुत्र इनके कौन थे व्याकरण के? वर्ण विचार थे। तो हम सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कि आखिरकार वर्ण विचार क्या है। तो बेटा वर्ण पर आपको विचार करना है कि वर्ण स्थिति पर विचार आपको करना है कि आखिरकार वर्ण विचार भैया है क्या। तो अगर मैं बात करूं वर्ण विचार स्थिति की, जो इस बोर्ड पर आएगा वो आपको पता होना चाहिए हर एक चीज। तो मैंने आपसे कहा है कि जब भी कोई भी स्थिति बड़ी हो उसको क्या करिए? उसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। उसको क्या करिए? उसको छोटा करने की कोशिश कीजिए। तो बिल्कुल छोटा करते हैं। हमने क्या करा? हमने सब वर्ण विचार को 2 भागों में बांट लिया। एक भैया स्थिति हमको मिली वर्ण और एक स्थिति हमको मिली विचार। एक स्थिति मिली हमको वर्ण, एक स्थिति हमको मिली विचार। तो बेटा अब वर्ण को तो अभी थोड़ी देर के लिए रोको, परंतु विचार पर अगर मैं विचार करूं तो बताइए विचार का मतलब क्या होता है? यानी कि किसी चीज के बारे में सोचना, आपकी भाषा में कहूं तो है भैया। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी भाषा में कि भैया किसी चीज के बारे में सोचना ही क्या कहलाता है? विचार कहलाता है। और इसमें बेटा आप बहुत एक्सपर्ट हैं। इसमें तो आप ये मान लीजिए आपको महारत हासिल है, आप योद्धा है इस क्षेत्र के। कैसे? कि भैया आप यही सोचते रहते कि मेरी पुलिस की नौकरी लग गई तो मैं कैसे भैया नौकरी करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, है ना। ये मुझसे कैसे होशियार हो सकता है, मैं इससे ज्यादा होशियार हूं। और खासकर महिला वर्ग एक्सपर्ट होती है इस चीज में, है ना। तो मुस्कुराने वाली बात है, हंसी मुस्कुराइए। ठीक है, कहां पर है आप? एग्जाम विधि की क्लास में, वो भी किस में? आकाश भैया की में। तो बेटा विचार स्थिति, ठीक है, तो विचार करने में आप एक्सपर्ट है, तो ये मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं वर्ण की स्थिति की। तो बेटा वर्ण क्या स्थिति होती है? वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? तो वर्ण की अगर मैं बात करूं तो वर्ण अगर मैं समझूं, वर्ण को बहुत अच्छे तरीके से समझा रहे हैं तो समझेंगे बेटा। वर्ण की अगर मैं बात करूं तो वर्ण आखिरकार क्या है? तो भैया वर्ण के बारे में तो मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि भैया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को ही वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या बाबू? सबसे छोटी लिखित इकाई को ही क्या कहते हैं? लिखित इकाई, लिखित इकाई। क्या बेटा? वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। अब आप कहेंगे भैया कैसे? कैसे परिभाषित? कैसे? मैं कैसे मान लूं? आप बिल्कुल मानेंगे, आप एग्री होंगे इस बात के लिए। तो बेटा सबसे पहली स्थिति की अगर मैं बात करूं तो बेटा सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। और मानना आपको ऐसे पड़ेगा जैसे कि अगर मैं बात करूं जिस कमरे में मैं खड़ा हूं वो कमरा बेटा कभी प्लॉट रहा होगा या नहीं? भाई इस प्लॉट पर ही तो इन सब चीजों को मिलाकर, दीवार ईंटें वगैरह मिलाकर तभी तो ये कमरा या घर बना होगा, है ये ऑफिस बना होगा। तो पहले क्या रहा होगा? जमीन रही होगी। तो ये जमीन ही क्या है? ये जमीन ही मूल है। भैया जितनी बार चाहो उतनी बार तोड़ के बना लो इसको, पर जमीन तो वहीं की वहीं रहेगी। तो बेटा यही स्थिति वर्ण है कि आप बेटा शब्द, भाषा, वाक्य सबको तोड़ दीजिए, परंतु जो सबसे मूल स्थिति में वो पहुंचेगा, जो सबसे छोटी स्थिति में पहुंचेगा, वो वर्ण की स्थिति में पहुंचेगा। और जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। तो बेटा भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई तो है ना, छोटी लिखित इकाई है जिसे खंडित नहीं किया जा सकता, जिसे या फिर जिसका
खंडन नहीं किया जा सकता। खंडन का मतलब समझते हैं, तोड़ा नहीं जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ये ध्यान रखना कि भैया वही वर्ण स्थिति सिर्फ भाषा की सबसे छोटी इकाई लिखित इकाई होगी जिसका खंडन नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी। ठीक है बेटा, डेमो क्लासेस आपके यूट्यूब पर चलेगी, फिर ये ऐप पे चलेगी क्लास। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटा एक स्थिति आ जाती है आपकी, कौन सी? तो एक स्थिति आ जाती है आपकी ध्वनि की स्थिति। कौन सी? ध्वनि की स्थिति आ जाती है। अब ये ध्वनि की स्थिति क्या है? तो आप कहेंगे भैया ये क्या है? तो मैं आपसे कहूंगा कि बेटा भाषा की, कौन सी? भाषा की सबसे छोटी उच्चारण इकाई। क्या भैया? उच्चारण इकाई, यानी कि जो उच्चारण के रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई होगी, जो बल से भी छोटी होगी उच्चारण स्थिति पर, वो क्या होगी बेटा? वो होगी आपकी ध्वनि। क्या होगी? तो वो आपकी कौन सी स्थिति होगी? वो होगी आपकी ध्वनि। क्या होगी बाबू? तो वो होगी आपकी ध्वनि। यानी कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? कि कहना मैं बस इतना सा चाह रहा हूं कि अब इस पूरी रामायण को मैं मात्र 3 शब्दों में खत्म करना चाहता हूं कि वो स्थिति ये है कि भैया ये बैठी आपकी ध्वनि, ये बैठी आपकी ध्वनि, और इस ध्वनि को जब मैंने लिपिबद्ध कर दिया, यानी कि इसको लिख दिया, जब मैंने इसको लिख दिया तो भैया ये क्या बन गया? ये बन गई वर्ण स्थिति। कि भैया कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं है, दोनों एक ही बात है। जैसे घर में बेटा किसी का नाम है कालू और स्कूल में जाके वो बन गया भूरा, तो भैया बस घर में कालू और स्कूल में भूरा, तो यही है कि जब भैया मुख से निकल रही होगी तो ध्वनि, और जब मैं उसको लिख दूंगा तो वो बन जाएगी वर्ण। जब मुख से बोल रहा हूंगा, जो मैं मुख से बोलकर समझा रहा हूंगा, वो स्थिति क्या होगी? वो स्थिति होगी ध्वनि, और मैं उसको लिख दूंगा तो वो बन जाएगी वर्ण। तो भैया ध्वनि को ही लिपिबद्ध कर कर जो रूप प्रस्तुत किया जाता है ध्वनि का, वो वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वर्ण स्थिति कहलाती है। अब आप कहेंगे कि भैया कैसे, ये वर्ण से छोटी कैसे हो गई? तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि बेटा उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए कि जैसे कि आपके पास 2 माध्यम है, आपके घर में कोई फंक्शन है, कोई प्रोग्राम है, कोई जश्न है, कोई जलसा है, और आपके पास 2 माध्यम है अपने रिश्तेदारों को बुलाने के। क्या? कि एक माध्यम है कौन सा? वर्ण वाला माध्यम, यानी कि वर्ण के द्वारा बुलाइए, मतलब कि भैया बाजार जाइए, कार्ड खरीद कर लाइए, लिखिए उस पर उनका नाम, और या तो देकर आइए या भैया पोस्ट के माध्यम से भेजिए। और दूसरा माध्यम है कि अपना फोन उठाइए और उस पर नंबर डायल कीजिए और उनसे कहिए कि भैया हमारे घर पर ये प्रोग्राम है, आपको आना है। अब मुझे एक चीज बताइए, दोनों माध्यमों में सबसे ज्यादा कम समय किसमें लगा? सबसे ज्यादा कम समय किसमें लगा? कि भैया आपका उदाहरण और आपका उत्तर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि भैया सबसे ज्यादा कम समय हमें लगा फोन को उठाकर बोलने में। क्योंकि भैया बाजार जाओगे, कार्ड लाओगे, उसको लिखोगे, उसके नाम को कुछ तो समय लगेगा, फिर देकर आओगे कुछ तो समय लगेगा। तो दोनों माध्यमों में सबसे ज्यादा कम समय में आपकी बात किस माध्यम से पहुंची? ध्वनि के माध्यम से पहुंची। तो वही माध्यम क्या है? कि वही माध्यम है आपकी क्या? कि वही माध्यम है भैया आपकी ध्वनि माध्यम। कि यानी कि भैया वर्ण से भी छोटी इकाई जो होती है वो भाषा की क्या होती है? वो ध्वनि होती है, उच्चारण स्थिति के आधार पर। या फिर वैसे भी अगर आपसे पूछ ले भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वर्ण से भी छोटी ध्वनि होगी। और ध्वनि और वर्ण में कोई अंतर नहीं है। ध्वनि जो मुख से बोलकर समझाया जाए वो ध्वनि का माध्यम है, वो ध्वनि स्थिति है, और उसको लिखकर समझा दोगे तो वो वर्ण की स्थिति में चली जाएगी। ध्वनि वही बेटा क्या है? आपकी वर्ण की स्थिति है। तो यानी कि ध्वनि का लिपिबद्ध रूप ही वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? कि ध्वनि का लिपिबद्ध रूप ही वर्ण कहलाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात, बिल्कुल सही बात है भैया। कॉल पर कम समय लगेगा? बिल्कुल। तो वहां पर हमने ध्वनि का प्रयोग किया ना, कार्ड पर हमने वर्ण का प्रयोग किया, तो उस पर हमें अधिक समय लगेगा। ठीक है, तो बेटा अगली क्लास आपकी मैथ की क्लास होने वाली है। तो आपको अगर ये क्लास एकदम मजेदार, एकदम बेहतरीन, एकदम जबरदस्त लगी हो
तो बेहतरीन तरीके से इस क्लास को औरों तक शेयर करना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि बेटा इस कोर्स को जरूर परचेस कर लें। ये कोर्स आपके लिए एकदम रामबाण होने वाला है, क्योंकि पहले भी करके दिखाया है और फिर करने की तमन्ना दिल में बाकी है ना। तो बेटा इस कोर्स को आप जरूर क्या कर ले लें। आपके लिए बहुत बेहतरीन एक लिमिटेड ऑफर में, ऑफर मूल्य बहुत कम है, कुछ नहीं है, मात्र 249 रुपए, कुछ नहीं है। इतने पैसे तो आप वैसे भी खर्च कर देते हो और औरों से तो बहुत स्थिति में बहुत सस्ता है, ठीक है। और बेटा आपके लिए ई बुक्स, ठीक है, इसमें मिलने वाली है भर्ती वाली किताब, मतलब नोट्स वगैरह, इतनी सारी चीजें आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट, हैंड राइटिंग नोट्स, डाउट सपोर्ट, एक्सपीरियंस टीचर आपको मिल रहे हैं पढ़ाने के लिए। हेल्पलाइन नंबर, जिसको भी इस पर बात करनी है और कोई जानकारी प्राप्त करनी है तो इन नंबरों पर आप वार्तालाप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आया होगा, जबरदस्त तरीके से कल इस क्लास को और कंटिन्यू रखेंगे और आप खुद समझ जाएंगे कि हमें यह बैच क्यों लेना चाहिए और किस तरीके से आपकी तैयारी को बेहतर बना देगा ये बैच, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं आपसे सुबह 8 बजे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का सम्मान करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैथ की क्लास अगली होने वाली है, वहां पर जुड़ें, ठीक है। जय हिंद।